मित्रों नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम लोग आईआर से रिलेटेड चीज़ें देखेंगे। लगभग सारी चीज़ें ही देख लेंगे। 1-1.5 घंटा का वीडियो होगा, ठीक है। और ये सेल्फ नोट है और शॉर्ट्स है, काफ़ी शॉर्ट्स है, लैंग्वेज नहीं है, ठीक है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले चाइना के साथ देखते हैं, ठीक है। चाइना के साथ देख लेते हैं सबसे पहले। ओके, आइए देखिए चाइना के साथ हमारा इशू क्या क्या है। सबसे पहले इशू देखते हैं, बॉर्डर इशू। बॉर्डर इशू हाल फिलहाल में 2020 में हम लोगों ने एलएसी गलवान घाटी पे समस्याओं को देखा था, ठीक है। उसके बाद देखिए चाइना के साथ और सारी समस्याएं। वाटर शेयरिंग का इशू आता है, ठीक है। वाटर शेयरिंग के लिए कोई ट्रीटीज नहीं है चाइना के साथ इंडिया का, ठीक है। डैम है अपर ब्रह्मपुत्रा में। आए दिन ब्रह्मपुत्रा को लेकर समस्याएं आती रहती है, ठीक। उसके बाद चाइना के साथ हमारा BRI प्रोजेक्ट है जो चाइना का, इसके साथ हमारी समस्याएं होती रहती है, ठीक है। चाइना हमेशा इंडियन ओशन रीजन में हमेशा ही अपनी समस्याएं दिखाते रहता है, हमेशा ही एग्रेशन वाला पावर दिखाते रहता है, ठीक है। क्या क्या है वहाँ पर देखो, वहाँ पर उन्होंने अपना पोर्ट्स बना रखा है इंडियन ओशन में, कई जगह पे अपना नेवल बेस भी बना रखा है, ठीक। और देखिए नेवल बेस कहाँ कहाँ बना रखा है, मॉरिशस में बना रखा है, म्यांमार में बना रखा है, बांग्लादेश में बना रखा है, श्रीलंका में बना रखा है। ये सब भारत के लिए समस्याएं हैं, ठीक है। और देखिए चाइना का CPEC जो प्रोग्राम है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, ठीक है। ये पाकिस्तान में ये BRI प्रोजेक्ट के अंतर्गत है जो भारत के संप्रभुता के लिए खतरा है, ठीक। उसके बाद ट्रेड इम्बैलेंस की समस्या होती है। भारत और चाइना के बीच में व्यापार की जो बढ़त है हमेशा चाइना के पक्ष में होता है। इंडिया हमेशा ही डेफिसिट की स्थिति में रहता है। अभी लगभग 50 बिलियन अमेरिकी डॉलर इंडिया घाटे में है चाइना के साथ, ओके। और फिर इकोनॉमिक डिपेंडेंसी इंडिया का चाइना के प्रति है, ठीक है। किस किस चीज़ को लेकर देखिए, सोलर चिप्स को लेकर, इलेक्ट्रॉनिक सामान को लेकर। उसके बाद और क्या समस्या आती है, और समस्या क्या क्या आती है। इंडिया हाल ही में 2020-21 में कुछ एप्लीकेशन चाइना का बैन बैन कर दिया था। चाइना के साथ और हमारी क्या समस्या है, चाइना डंपिंग करता है, यानी वो इकोनॉमी का एक टर्म है ना, डंपिंग। अपने देश में कुछ वस्तु को दूसरे देश में प्रोत्साहित इसलिए किया जाता है, और मतलब हमारे यहाँ जो सामान मिल रहा है कोई कलम 5 रुपये में, तो चाइना उसको लाकर 3 रुपये में बेचेगा, यानी हमारे देश की के उद्योग पर इसका निगेटिव असर पड़ेगा, वो है डंपिंग, ठीक। और फिर देखिए और क्या क्या है। चाइना का डे ट्रैप पॉलिसी होता है। जैसे BRI के तहत वो बहुत छोटे छोटे देशों को क्या देता है, छोटे छोटे देशों को कर्ज देता है, और कर्ज देता है यानी वो काम करता है उस देश में स्ट्रक्चरल वगैरह ढांचे तैयार करता है, और इस प्रकार से वह डे ट्रैप में फंसाता है। और कुछ दिन के बाद अगर आप उसके कर्ज को नहीं चुका रहे हो तो क्या करेगा, कुछ आपकी चीज़ें ले लेगा, पोर्ट्स ले लेगा, जैसे अभी श्रीलंका का हम्बन टोटा ले लिया, इस प्रकार से, ठीक है। देखिए हालांकि कुछ इसके साथ पॉजिटिविटी भी है, पॉजिटिव पॉइंट भी है चाइना के साथ इंडिया का। क्या क्या है इंडिया, अभी देखो मामल्लपुरम में कुछ दिन पहले क्या हुआ था, मोदी जी और चाइना के जो राष्ट्रपति है शी जिनपिंग के, उन दोनों का मीटिंग हुआ था। फिर देखो SCO में हम एक साथ बैठक करते हैं। China+1 पॉलिसी को हम मानते हैं, इंडिया मानता है। ब्रिक्स के साथ हम मंच शेयर करते हैं, G20 में भी हम मंच शेयर करते हैं, और इस प्रकार वे फॉरवर्ड में भी हम इन सारी पॉइंट को लेकर लिखेंगे कि हमें यहाँ पर अधिक से अधिक वार्ता करने की ज़रूरत है। हमें उसके बाद क्या करना है, बड़े बड़े मंच पर चाइना के साथ वार्ता करने की ज़रूरत है, ठीक है। और देखिए CPEC क्या है, CPEC क्या है, CPEC 3000 किलोमीटर लंबा रूट है, ठीक है। किस चीज़ का, इंफ्रा का रूट है। कहाँ से, ग्वादर, पाकिस्तान के ग्वादर से लेकर चाइना के झिंझियांग प्रांत तक, ठीक है, ओके। आइए आगे देखते हैं, ठीक है। अब जापान के साथ देख लेते हैं। देखिए अब जापान के साथ देख लेते हैं। 2022 में ये हमारे रिलेशनशिप का 70 साल हुआ था, अब कितना हो गया, अब 73 साल हो गया,
ठीक, हम जापान के साथ कहाँ कहाँ अपनी साझा करते हैं चीज़ें, मतलब कहाँ कहाँ हम दोनों की पॉजिटिविटी इसको कह सकते हैं। ठीक है, 2014 में देखो, पार्टनर सिटी, सिस्टर सिटी, पार्टनर सिटी कहिए या फिर सिस्टर सिटी कहिए, किसको, वाराणसी को दर्जा दिया गया था क्या? हाँ, वाराणसी को दर्जा दिया गया था और कोयोटो को दर्जा दिया गया था। कोयोटो और वाराणसी क्या होंगे? पार्टनर सिटी और सिस्टर सिटी। इकोनॉमिक क्षेत्र में हम कहाँ कहाँ करते हैं, देखिए, सेपा का 2011 हुआ था जापान के साथ हमारा ट्रीटी। ओके, फिर एफडीआई भी जापान से आते हैं, जीका जापान के साथ हमारा रिलेशन है, एससीआरआई जापान के साथ रिलेशन है। ठीक है, डिफेंस के क्षेत्र में हम कहाँ कहाँ करते हैं, देखिए, यूएनएससी G4, सॉरी, डिफेंस के साथ जाइमेक्स जैसा विभिन्न प्रकार के हम एक्सरसाइज भी करते हैं। देखिए, और यूएनएससी G4 के साथ मंच शेयर किया है हम लोगों ने, 2+2 वार्ता होती है जापान के साथ, क्वाड भी है हमारे साथ में, मालाबार एक्सरसाइज है। ओके, फिर G20 के साथ मंच शेयर होता है। ठीक है, और साइंस टेक के क्षेत्र में जाक्सा के साथ इसरो का बहुत सारा मिशन है, जैसे कि अभी हाल ही में कौन सा था, ल्यूपेक्स मिशन, इसरो और जाक्सा का ही था। ठीक है, इस प्रकार से और सारा आप एग्जाम्पल दे सकते हैं। ओके, आगे देखिए, कुछ इशूज भी हैं। क्या क्या इशूज हैं? सेपा का 100% सक्सेस नहीं हो पाया अभी, ये एक प्रकार की निगेटिविटी है। उसके बाद ट्रेड डिफिसिट इंडिया के प्रति ज़्यादा रहता है, जापान फायदे में रहता है। क्रॉस बॉर्डर संबंधी डेटा फ्लो की समस्या आ जाती है। ठीक है, एक और सबसे बड़ी समस्या है, देखिए, मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर, ये अब तक पेंडिंग ही है। तो ये जापान के साथ हमारी कुछ निगेटिविटी थी। ठीक है, अब आइए नेपाल के साथ देख लेते हैं, ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है नेपाल के साथ। देखिए, नेपाल के साथ इंडिया का व्यापार 11 अरब बिलियन डॉलर से ज़्यादा है। ठीक है, हम नेपाल और भारत की रोटी बेटी का नाता जैसी रिश्ता की बात कहते हैं। ठीक, उसके बाद और क्या क्या है, हमने कहाँ कहाँ सहयोग किया और कहाँ कहाँ हमारी समस्याएं हैं, ये देखना है, कुल मिलाकर यही देखना होता है। ठीक, देखिए, इंडिया लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनरशिप किसके साथ? नेपाल के साथ। ठीक है, कुछ मिलिट्री एक्सरसाइज भी कंडक्ट होते हैं, जैसे सूर्य किरण। ओके, और गोरखा रेजिमेंट को इंडियन आर्मी में लिया जाता है। हालांकि इसको लेकर हाल ही में कन्फ्लिक्ट देखा गया था। ठीक है, और क्या क्या है, वाटर को लेकर कोसी ट्रीटी है, महाकाली ट्रीटी है, क्रॉस बॉर्डर फ्लड मैनेजमेंट है दोनों देशों के बीच में, एनर्जी के लिए हम पावर एक्सचेंज करते हैं, और हाल ही में इंडिया के एक पावर ट्रांसमिशन का प्रयोग करके नेपाल ने बांग्लादेश को बिजली का भी निर्यात किया है, तो ये भी एक बहुत बड़ी प्लस पॉइंट है। ठीक है, और एक बहुत इम्पोर्टेंट एग्रीमेंट है बिहार के मोतिहारी अमलेखगंज, ये तेल पाइपलाइन है इंडियन ऑयल द्वारा। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक? मोतिहारी बिहार के चंपारण में है। ठीक है, उसके बाद वहाँ से नेपाल के अमलेखगंज तक। ओके, कनेक्टिविटी देखिए, BBINMBA, यानी कि बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल, म्यांमार, ये जो कनेक्टिविटी है इसमें हमारा सहयोग है दोनों के साथ में। ठीक है, एजुकेशन के क्षेत्र में वहाँ के स्टूडेंट को स्कॉलरशिप दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद सार्क यूनिवर्सिटी भी बना हुआ है इंडिया में। ओके, और देखिए, कल्चरल रिलेशन, हमारा जो कल्चरल रिलेशन है, जैसे कि नेपाल के लोगों की शादी इंडिया में होती है, इंडिया के लोगों की शादी नेपाल में भी हो जाती है, हमारा रोटी बेटी का नाता है। ठीक है, उसके बाद मूवी की भी बात होती है, जहाँ की नेपाल के लोग इंडियन मूवी यानी बॉलीवुड को या फिर भोजपुरी वगैरह इन सारी चीज़ों को देख लेते हैं। उसके बाद क्या है, नेपाल के लोग भी इंडिया में आकर अपनी कमाई करते हैं इस तरह से। और आगे देखिए, 2015 में हम लोगों ने भूकंप में भी सहायता किया था, ये हमारा प्लस पॉइंट है। सोलू कॉरिडोर में जल विद्युत परियोजना इंडिया के द्वारा बनाया जा रहा है। अरुण जल विद्युत परियोजना, मेची सेती परियोजना, ये सब क्या है, बनाया जा रहा है। सार्क यूनिवर्सिटी भी है। ओके, आगे देखिए, नेपाली सेना में आधुनिकीकरण में भी भारत उसकी सहायता करता है। ठीक है,
एक है जो सेती प्रोजेक्ट है, पहले बीआरआई का प्रोजेक्ट था लेकिन अब इसे भारत पूरा करेगा। ये भारत के लिए बहुत बड़ी प्लस पॉइंट है कि नहीं? सॉरी, ये सेती, एक तो बांग्लादेश में भी सेती है, तो इसको सेती बांग्लादेश में भी करेंगे, ठीक है। और इन नेपाल में कौन सा पढ़ना था? मेची सेती ना, ठीक है। नेपाल के साथ हमारा कुछ इशू भी है। चाइना का बीआरआई प्रोजेक्ट का सपोर्ट करता है नेपाल, ठीक है। उसके बाद देखिए, कभी कभी पॉलिटिकली होकर एंटी इंडिया की बात कही जाती है। जैसे नेपाल के तराई क्षेत्र को ऐसा बताया जाता है कि यहाँ पर इंडिया के लोगों के, ये लोग इंडिया के प्रति झुकाव रखते हैं और वो लोग पॉलिटिकली लाभ ले लेते हैं। इस बात को कहकर वहाँ के लोगों को भड़काया जाता है, ठीक है। हमारे जैसे कि नेपाल ट्रेड डिफिसिट की स्थिति में रहता है, तो ये बताया जाता है कि इंडिया बड़े भाई का खौफ दिखाता है। जैसे देखिए, बिग ब्रदर का एटीट्यूड दिखाता है। नेपाल में व्यापार घाटा रहता है, तो इसकी भी एक समस्या है ये। अनरिस्ट्रिक्टेड एरिया होने के कारण टेररिज्म का खतरा भी बना हुआ रहता है। मूवमेंट का कोई रोक छोक नहीं है, ठीक है। सॉरी, डिमोनेटाइजेशन के समय भी समस्या देखा गया था, क्योंकि नेपाली लोगों के पास इंडियन रुपीस थे जो अदला बदली करने में समस्याएं आई थी। नेपाल में कई सारी प्रोजेक्ट है जिसको इंडिया पूरा बना रहा है और उसको पूरा करने में काफ़ी देरी हो रही है। नीतिगत एवं विनियामकीय समस्याएं भी आ रही है, ठीक है। दोनों देशों का नदी संधि, जितने भी रिवर ट्रीटीज है, निपटने में शिथिल दृष्टिकोण देखा गया है, ठीक। मोतिहारी अमलेखगंज हो ही गया, ओके। हमें करना क्या चाहिए? जहाँ जहाँ कमियाँ हैं उसको सुधार करने की ज़रूरत है। वे फॉरवर्ड में यही हो जाएगा, ओके। आइए बांग्लादेश के साथ देखते हैं। बांग्लादेश के साथ हमारा व्यापार लगभग 18 अरब डॉलर यानी 18 अरब डॉलर से ज़्यादा ही है, ठीक है। और क्या क्या हम लोग यहाँ इसके साथ समझ देखिए, 2021 में क्या हुआ था, 50 साल हुआ था, क्योंकि 1971 में बांग्लादेश का निर्माण ही हुआ है, ठीक है। बांग्लादेश और इंडिया का कहाँ कहाँ सहयोग है? देखिए, पार्वतीपुर कौनिया रेल लाइन परियोजना बांग्लादेश में, ओके। कुशियारा नदी जल समझौता, रूपास पुल का उद्घाटन बनाया गया है इंडिया द्वारा नेपाल में। कुछ एक्सरसाइज भी हैं, मिलन एक्सरसाइज, ठीक है। बॉर्डर मैनेजमेंट की समस्याएं भी आती है, लेकिन दोनों में सहमति भी है, ठीक है। लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट 2015 में हुआ था इंडिया और बांग्लादेश के बीच में। फॉरेन पॉलिसी सेंटर ऑफ नेबरहुड फर्स्ट और एक्ट ईस्ट की नीति के तहत बांग्लादेश आता है। डीजल की सप्लाई भी की जाती है, कहाँ? सिलीगुड़ी और से लेकर कहाँ तक? बांग्लादेश में, ठीक है। और देखो, रेलवे और हाईवे का निर्माण भी किया जा रहा है। BBINMBA भी है इसके तहत में, ओके। जैसे कौन सा रेल है? खदरास रेल लिंक प्रोजेक्ट है जो बांग्लादेश में इंडिया द्वारा बनाया जा रहा है, ठीक है। कुछ इशूज भी हैं, चाइना के प्रति झुकाव है, ओके। वाटर ट्रीटी की समस्याएं आती रहती है। अभी हाल ही में कुछ दिन में एक त्रिपुरा बांध है, उस बांध में ये कह दिया गया था बांग्लादेश के द्वारा कि इंडिया ने उस बांध से पानी छोड़ दिया था, हालांकि ऐसा कुछ नहीं था। NRC/CAA की भी समस्याएं आई थी, ठीक है। रेडिकलाइजेशन की समस्या के कारण आतंकवाद की समस्याएं उत्पन्न होती है और जो इंडिया के लिए घातक है, ठीक। और क्या है, हो गया। आइए अब श्रीलंका का देखते हैं। ज़्यादा नहीं है, श्रीलंका का तो छोटा ही है। इंडिया हाउसिंग प्रोजेक्ट है वहाँ पर इंडिया द्वारा, ठीक है। कोलंबो पोर्ट जापान के साथ मिलकर इंडिया बना रहा है श्रीलंका में, ठीक है। कुछ एक्सरसाइज है, जैसे मित्र एक्सरसाइज, INSLN, बुद्धिज़्म, धार्मिक, दोनों का धार्मिक रिलेशनशिप भी है इंडिया नेपाल का। कुछ भाषाई रिलेशनशिप भी है।
लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर ऑफ इंडिया इन साउथ सार्क में सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट पार्टनरशिप है। ठीक है, और क्या क्या है, कोविड के समय में सपोर्ट किया गया था। ओके, वैक्सीन मैत्री के तहत में वैक्सीन भेजा गया था। फूड फ्यूल ये सब वहाँ भेजा जाता है हमेशा टाइम टाइम पे जब समस्या होती है। अभी श्रीलंका में कुछ दिन पहले वहाँ सरकार जब बदला हुआ था, तख्ता पलट लगभग हो चुका था, तो उस समय भी इंडिया ने सपोर्ट किया था। हालांकि कुछ इशूज भी है, फिशरमैन की समस्या। इंडिया आए दिन श्रीलंका आए दिन इंडिया के फिशरमैन को क्या कर लेता है, वहाँ पकड़ लेता है। ओके, चाइना के बीआरआई के प्रति उसका सपोर्ट है। तमिल सिंगली भाषा वाली समस्याएं आती रहती है, तमिल सिंगली भाषा वाले लोगों के प्रति अपोजिशन की भावना है वहाँ पर। ठीक है, आइए अब देखते हैं हम लोग यूएसए का। ठीक है, यूएसए का हमारा कहाँ कहाँ पॉजिटिविटी है, यानी कहाँ कहाँ हम अच्छे रिलेशन में, कहाँ कहाँ हमारा इशूज है। देखिए 2005 में सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट हुआ था इंडिया और यूएसए के बीच में। किस लिए? डिफेंस कूप एडवांसिंग ऑन रैपिड पेस के लिए, मतलब समस्या के समाधान समय किया गया। फिर देखिए क्वाड में हम दोनों साथ में हैं। 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग भी होती रहती है। मालाबार सैनिक अभ्यास में है ये। ठीक है, कुछ डिफेंस एग्रीमेंट्स भी हुए हैं, जैसे बीका यानी जियो स्पैटियल डेटा शेयरिंग के लिए। LEMOA किस लिए? मिलिट्री कूप के लिए। कॉमकासा किस लिए है? कम्युनिकेशन के लिए, कम्युनिकेशन। ठीक है, और था GSOMIA इंटेलिजेंस शेयरिंग के लिए। ठीक है, ये उसके साथ यूएसए के साथ इंडिया का कुछ डिफेंस एग्रीमेंट है। ठीक है, और देखिए यूएसए यूएनएससी में इंडिया के मेंबरशिप को सपोर्ट करता है, अस्थाई मेंबरशिप के लिए। सेफ दोनों का इंडो पैसिफिक क्षेत्र में सेम हित है। ठीक है, चाइनीज एग्रेशन को कम करने के लिए। ठीक, दोनों का चाइना के प्रति जो डाटा सिक्योरिटी को लेकर समस्याएं आती है, इसमें दोनों का हित एक इक्वल है, सेम है। ओके, आगे देखिए यूएसए के साथ इंडिया का ट्रेड सरप्लस की स्थिति में रहता है, ये बहुत बड़ी प्लस पॉइंट है। ठीक, दोनों का एनर्जी के क्षेत्र में स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप भी है। इंडिया और यूएसए इंफ्रा ब्लू डॉट नेट का भाग भी है। और ये इंफ्रा ब्लू डॉट नेट क्या था? ये बीआरआई को काउंटर करने के लिए बनाया गया था 2020 में। ठीक, इंडिया यूएसए सिविल न्यूक्लियर डील भी हुआ है। ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस और एड की भी समस्याएं से समाधान के लिए दोनों के बीच में बात की गई है। ग्लोबल मिनिमम टैक्स को लेकर भी दोनों आपस में सहमति दिखाया है। आगे देखिए 2022 में इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रेस्पिरिटी यानी शांति के लिए इंडिया और अमेरिका के द्वारा लाया गया, और 14 कंट्री। ठीक है, ये क्या है? आइए अब दोनों के इंडिया और यूएसए के बीच में समस्याएं क्या क्या आती रहती है। ठीक है, देखिए WTO में क्या क्या समस्याएं आती है। सोलर सब्सिडी को लेकर, एग्रीकल्चर सब्सिडी को लेकर, MSME में प्रोक्योरमेंट को लेकर दोनों के बीच में समस्याएं आती रहती है। ठीक है, अफगानिस्तान में जब सैनिक सर्व वाली स्थिति आई थी, उस समय भी इंडिया और यूएसए में तनाव देखा गया था, क्योंकि बात ऐसी थी कि यूएसए मतलब मिलिट्री सपोर्ट को चाहता था, कहाँ? अफगानिस्तान में। ठीक है, अफगानिस्तान में मिलिट्री सपोर्ट को ही चाहता था, लेकिन इंडिया मिलिट्री सपोर्ट के बजाय डेमोक्रेसी को सपोर्ट करता था। ठीक है, मिलिट्री सपोर्ट यानी तालिबान को सपोर्ट कर दिया ना, तभी तो ये समस्या आ गई आज अफगानिस्तान में। ओके,
इंडिया आत्मनिर्भर भारत अभियान की जो इंडिया का आत्मनिर्भर भारत अभियान है उसको यूएस अमेरिकन संरक्षणवादी बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो ये समस्याएं आती रहती है। ओके। फिर उसके बाद टेररिज्म पर देखिए, एक समय था जब टेररिज्म को जन्म दिया ही अमेरिका, लेकिन आज वो इंडिया के लिए समस्याएं बन गया है। एक और सबसे बड़ी समस्या है काटसा के तहत, ईरान के साथ काटसा के तहत यूएसए क्या चाहता है? यूएसए चाहता है इंडियन इंपोर्ट को, मतलब क्या है, यूएसए चाहता है कि ईरान का डीन्यूक्लियराइजेशन हो जाए, ठीक है, और इंडियन इंपोर्ट को कमज़ोर किया जा सके। तो दोनों के बीच में एक समस्या आई ना, दोनों के बीच में सिक्योरिटी को लेकर, एनर्जी सिक्योरिटी को लेकर कभी कभी समस्या आ जाती है। उसके बाद यूएस के राष्ट्रपति कभी भी कुछ भी बोल देते हैं, ठीक है। उसके बाद चाबाहार बोर्ड को लेकर ईरान में ये बात समस्या आ गई थी। ओके। एक और समस्या क्या आती है, यूएसए चाहता है कि इंडिया रसिया से तेल ना ले, ये यूएसए का कहना है, लेकिन इंडिया का ऐसा कोई स्टैंड नहीं होता है। तो दोनों के बीच में यहाँ पर मनमुटाव देखा जाता है, ठीक है। अब हम रसिया के साथ देखते हैं। रसिया के साथ हमारा ट्रीटी पीस, फ्रेंडशिप और कूप के साथ 1971 से ही स्टार्ट हुआ था, ठीक है। हम देखिए क्या क्या करते हैं, हमारी कुछ ना कुछ समस्याएं भी तो होगी इसके बीच में। हम देखिए पहले कहाँ कहाँ मंच शेयर करते हैं, एससीओ में करते हैं, ब्रिक्स में करते हैं, G20 में करते हैं, पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में मंच शेयर करते हैं, ठीक है। देखिए हमारी कहाँ कहाँ और है जो हम दोनों आपस में साझा करते हैं, ठीक है। एनर्जी सपोर्ट, एनर्जी सपोर्ट रसिया द्वारा न्यूक्लियर के क्षेत्र में किया जाता है। कहाँ कहाँ किया गया है? कुंडलपुरम, कुंडलपुरम ही है ना, कुंडलकुलम सिविल न्यूक्लियर कूप की स्थापना की गई थी। योगा एंड बॉलीवुड कोऑपरेशन रसिया द्वारा किया जाता है, ठीक है। ऑपरेशन गंगा किया गया था रसिया वर्सेस यूक्रेन के टाइम में, ठीक है। स्पेस के क्षेत्र में भी हमारा रसिया ने इंडिया को टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट किया है, गोलोनास बनाने की बात हो या आर्यभट्ट या फिर भास्कर, इन सारी चीज़ों में, ठीक है। रसिया इंडिया का यूएनएससी में परमानेंट मेंबर बनने के लिए सपोर्ट करता है, ओके। एससीओ रैट्स की स्थापना में दोनों साथ में है। साइबेरियन रेस्क्यू में दोनों को आपस में साथ में थे। रसिया एक्ट ईस्ट पॉलिसी को भी सपोर्ट करता है। उसके बाद INSTC कॉरिडोर है हमारा, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्टेशन कॉरिडोर। रसिया यूक्रेन युद्ध जब हुआ था उस समय दोनों ने इंडिया के मीडिएशन को क्या किया था? सपोर्ट किया था, वेलकम किया था। रसिया रुपया में भी ट्रेड करने के लिए तैयार हुआ था, ठीक है। कुछ रक्षा उपकरण भी आते हैं जैसे S-400 INS विक्रमादित्य का आपूर्तिकर्ता भी है। पीएम मोदी का 3T भी, पीएम मोदी का 3T प्रोग्राम भी, प्रोग्राम नहीं कह सकते, पीएम मोदी ने 3T मंत्र दिया था। कौन सा है वो? ट्रस्ट, ट्रांसपेरेंसी एंड टाइमलाइन, इसके तहत काम करने के लिए, ठीक। देखिए इंडिया और रसिया के बीच में कुछ चैलेंजेस भी होंगे। क्या है? रसिया वर्सेस यूक्रेन के समय भारत द्वारा वार्षिक शिखर सम्मेलन 2022 में नहीं गया। अभी 2000 जो पिछले साल 2023 में क्या हुआ था, G20 का शिखर सम्मेलन हुआ था। उस समय रसिया का जो राष्ट्रपति है पुतिन इंडिया में नहीं आना कहीं ना कहीं राजनीतिक हमारी दोस्ती के ऊपर भी सवाल उठाता है, ओके। काटसा बाय यूएस लगा दिया गया है तो ये रसिया द्वारा कहीं ना कहीं हमारा निगेटिविटी के ऊपर आती है। BRI को सपोर्ट कर देता है रसिया, ठीक है। चाइना की ओर कुछ कभी कभी झुकाव देखी जाती है। उसके बाद हिंद प्रशांत क्षेत्र में जो इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूएस का क्वाड है
उसके प्रति निगेटिव रुख है रसिया का। ठीक है। अब अफगानिस्तान के साथ देखते हैं। ठीक है, अफगानिस्तान के साथ हमारा हित अफगानिस्तान में क्या क्या है। ठीक है, अफगान काबुल में सहतूत बांध बनाया गया है, जिसको भारत पूरा करेगा, अभी किया नहीं है। काबुल में संसद का निर्माण किया गया है। ठीक है, अफगानिस्तान में सलमा डैम और जेरेटी डिक्लेरेशन रोड भी है वहाँ पर। चाबाहार पोर्ट इन ईरान, इसमें भी अफगानिस्तान का सपोर्ट है। इलेक्ट्रिसिटी लाइन का भी वहाँ पर विस्तार किया जा रहा है इंडिया द्वारा। मिलिट्री असिस्टेंस भी किया जाता है। उसके बाद कुछ दिन पहले ही इंडिया ने काबुल में अपना एक एम्बेसी बनाया, फिर से खोला है। ठीक है, उच्च प्रभाव वाली सामुदायिक विकास प्रोजेक्ट वहाँ पर चलती है। बढ़ती इंटरनेशनल सुपर पावर के लिए भारत के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। तालिबान, लश्कर, जैसे मोहम्मद जैसी समस्याओं का हल अफगानिस्तान के सपोर्ट में रहकर किया जा सकता है। ओके, एक देखिए, एक ये है तालिबान तालिबान चाबाहार, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाक, यानी कि तापी पाइपलाइन, इसको पूरा किया जाएगा। ठीक है, हालांकि कुछ निगेटिविटी भी तो होगा। देखिए, भारत क्या चाहता है, भारत हमेशा शांति चाहता है, लेकिन अफगानिस्तान भारतीय नीति के प्रति कठोर रुख अपनाता है। ठीक है, तालिबानी भी एक आतंकी संगठन को भी पनाह दे रहा है, ऐसा रिपोर्ट है, जो तालिबान का इंडिया के प्रति निगेटिविटी बात को फैलाएगा। तालिबानी अपनी विचारधारा में अब तक कोई चेंज नहीं किया है। तालिबान के पड़ोसी देश यानी पाकिस्तान और ताजिकिस्तान को चीन का सपोर्ट है। अब हमें करना क्या चाहिए, वे फॉरवर्ड में देख लेते हैं। भारत को ताजिकिस्तान के साथ अच्छा रिलेशन रखना चाहिए, राजनयिक और आर्थिक संबंध में सुधार करना चाहिए। इस प्रकार से वहाँ के जो परियोजनाएं हैं उसको जल्द से जल्द पूरा करनी चाहिए। ठीक है, ओके। अब यूके के साथ है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। फ्रांस के साथ इम्पोर्टेंट नहीं है। चलिए, ऑकस तो है ही नहीं इम्पोर्टेंट, है तो 2020 का ही खेला ख़त्म हो गया है। ठीक है, अब हम लोग को कुछ क्या बाकी रह गया, G20 बाकी रह गया, SCO बाकी रह गया, ब्रिक्स बाकी रह गया। ठीक है, एक क्वाड बाकी रह गया। ओके, सार्क बाकी रह गया, इसको हम लोग देखेंगे। पहले ये देख लेते हैं, इंडिया और अफ्रीका का संबंध। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, G20 को लेकर हुआ भी था। अफ्रीकन यूनियन को G20 में मेंबरशिप दिया गया है। ठीक है, अब देख रहे हैं भारत की, मतलब भारत का हित, भारत की उपलब्धि कहिए, पॉजिटिविटी पॉइंट कहिए, ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, क्या है देखिए, अफ्रीका में IIT की स्थापना, वहाँ का पॉपुलेशन 17% है, यानी एक उभरती हुई बाज़ार भारत के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकता है। ठीक है, कपड़ा, फार्मा, हल्की मशीनरी के लिए व्यापक मार्केट है वो अफ्रीका। 2011 में व्यापार 68.54 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, जो 2022 में 90 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया। भारत अफ्रीका रक्षा वार्ता भी होते रहता है समय समय पर। भारत का ITEC प्रोजेक्ट है, वहाँ पेशेवरों की क्षमता निर्माण और इंफ्रा में बढ़ोतरी की जाती है इस प्रोजेक्ट के तहत। सस्ती जेनेरिक दवाइयों को भी उपलब्ध कराया गया है। उसके बाद एड्स हो गया, मलेरिया हो गया, इबोला से निपटने के भारत की टीम वहाँ जाती रहती है। ठीक है, इंडियन ओशन रीजन पर सभी अफ्रीकन कंट्री के साथ समझौता किया गया है। 2020-22 में भारत अफ्रीकी रक्षा मंत्री द्वारा संवाद हुआ है। ठीक है, जिसकी अध्यक्षता किसने किया, भारत ने किया है।
उसके बाद फ्री टेली एजुकेशन की वहाँ पर शुरुआत की गई है। ओके। और देखिए, दुनिया का 30% खनिज का भंडार है वहाँ पर अफ्रीका में, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है इंडिया के लिए। नामीबिया और नाइजर यूरेनियम के शीर्ष प्रोड्यूसर है। साउथ अफ्रीका प्लेटिनम और क्रोमियम का बिगेस्ट प्रोड्यूसर है। इंडियन ओशन रीजन में भारत तेल आवश्यकता पूर्ति के लिए एक ऑप्शन तलाश सकता है। तेजी से डेवलप कर रहा है रवांडा, तंजानिया और सेनेगल, इंडिया के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। यूएनएससी में परमानेंट सीट के लिए इनका समर्थन काफ़ी ज़रूरी है। ठीक है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका मोस्ट इम्पोर्टेंट है किस चीज़ के लिए? समुद्री डकैती से बचाव के लिए। ठीक है। और यहाँ वैश्विक सैन्य बेस भी बहुत बड़ी संख्या में है, इसलिए इंडिया के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। ओके। अब रोड मैप भी है, दिया गया है 2030। रोड मैप दिया गया है 2030 विदेश मंत्रालय द्वारा। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद, विदेश मंत्रालय और राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय के बीच यह एक सहयोग है। ठीक है। अफ्रीका के साथ हमारी कुछ समस्याएं भी हैं। कुछ देश बीआरआई को सपोर्ट भी करता है। मॉरिशस और मेडागास्कर जैसे देश टैक्स हेवन का काम करते हैं। चाइना की डेट ट्रैप पॉलिसी वहाँ पर काफ़ी ज़ोर से कारगर है। रसिया, ईयू, यूएसए अन्य देशों से हमारी क्या हो सकती है, टकराव हो सकती है। वहाँ पर जो प्रोजेक्ट बन रहा है उसमें देरी होती है, जिससे हमारे प्रति निगेटिविटी की भावना आती है। चाइना जितना वहाँ पर काम कर रखा है उसके अपेक्षा हमारी दवाई हो गया, इंफ्रा हो गया, राजनीतिक प्रयास, ये सब कमी है। भारत के पास संसाधन की कमी है। कम्प्लेक्स नौकरशाही है इंडिया का। भारत में अफ्रीकी छात्रों के साथ हिंसा और भेदभाव होते रहता है, जैसे 2017 में नाइजीरियन छात्रों के साथ हुआ था। ओके। जमीन हथियाने, स्थानीय आबकारी सबकी समस्याओं को लेकर और कृषि से जुड़ी समस्याएं भी होती रहती है। अब हमें करना क्या क्या चाहिए? देखिए रिपोर्ट क्या कहता है। भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन द्वारा ससमयवर्ता करनी चाहिए। अफ्रीकी मामले में एक एक्सटर्नल अफेयर में एक सचिव को बैठाया जाना चाहिए। मानव संसाधन और कृषि संसाधन क्षेत्र में क्षमता को की वृद्धि करनी चाहिए। अफ्रीकी रक्षा सहयोग में वृद्धि करनी चाहिए। आतंकवाद विरोधी और साइबर सुरक्षा रिलेशनशिप में रिलेटेड चीज़ों में हेल्प करनी चाहिए। ओके। और क्या कर सकते हैं? इंडो अफ्रीका सॉफ्ट लोन को बढ़ावा दिया जाए ताकि चाइना के डेट ट्रैप पॉलिसी को कम किया जा सके। वित्त तक पहुंच के लिए कैसे अफ्रीका ग्रोथ करेगा, इसमें व्यापार को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। ठीक है। परियोजना निर्यात में सुधार करना चाहिए और शिपिंग के क्षेत्र में भी सहयोग करना चाहिए। विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में सहयोग बढ़ाना चाहिए। सांस्कृतिक सहयोग बढ़ाना चाहिए। ठीक है। अफ्रीकी क्षेत्र में स्टडी को विशेष प्रोत्साहन देना चाहिए। हालांकि अभी आईआईटी एक दो खोला भी गया है। आईआईटी मद्रास खोला गया नहीं, एक है ना। हाँ। भारत में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए वीजा रणनीति पर भी काम करनी चाहिए। ठीक है। प्रोजेक्ट में भारतीय सिविल सोसाइटी, एनजीओ इत्यादि का सहयोग लेने चाहिए और विकासानुकूल निजी निवेश को भी वहाँ पर बढ़ाया जाना चाहिए। ओके। अब देखते हैं इंडिया का इजराइल के साथ ट्रेड $5 बिलियन से ज़्यादा है। ठीक है। सॉरी। और हमारा सहयोग आपस में कहाँ कहाँ है? इजराइल और विशेषज्ञता टेक्नोलॉजी भी दी जाती है, जैसे बागवानी मशीनीकरण के लिए, सूक्ष्म सिंचाई के लिए, फसल कटाई के बाद और का प्रबंधन के लिए इंडिया द्वारा सहयोग किया जाता है। रक्षा प्रौद्योगिकी जैसे कि बराक मिसाइल हो गया। भारत इजराइल के लिए आकर्षक पर्यटक स्थल और दोनों के बीच में संयुक्त शैक्षणिक अभ्यास भी होता है। इजराइल में भारतीय मूल के लगभग 85,000 यहूदी हैं। इजराइल हमास में भारत द्वारा इजराइल को सपोर्ट भी किया गया था, है कि नहीं? तो ये एक प्लस पॉइंट हुआ ना। फिर दोनों के बीच में इशू कहाँ है? दोनों के बीच में एफटीए में देखो देरी हो रही है, अब तक नहीं हुआ है। इजराइल पैलेस्टीन और अन्य यूरोपीय देशों का पैलेस्टीन का साथ देना, ठीक है, और भारत इजराइल को साथ देता है, ये एक समस्या है। इजराइल द्वारा फिलिस्तीन के खिलाफ मानवाधिकार का उल्लंघन किया गया। चीन के प्रति झुकाव है इजराइल का।
हाँ, हालांकि इंडिया डिहाइफेनेशन पॉलिसी को बढ़ावा देता है। इसका मतलब ये हुआ कि दो देशों के साथ, जैसे इजराइल और फिलिस्तीन है ना, तो दो देशों के साथ स्वतंत्र नीति का पालन करेगा। जैसे इजराइल और फिलिस्तीन की स्थिति में इंडिया का स्वतंत्र रुख हुआ, रसिया यूक्रेन में इंडिया का स्वतंत्र रुख था। ये हो गया, ठीक है। उसके बाद हिंद प्रशांत क्षेत्र देखते हैं, ठीक है। हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारतीय नीति, ठीक है। इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव, ट्राईलैटरल डेवलपमेंट कोऑपरेशन फंड, हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी, क्वाड हो गया, आसियान हो गया, बिम्स्टेक हो गया, प्रशांत द्वीप समूह सहयोग मंच, इंडोफिपिक, फ्रांस ऑस्ट्रेलिया के साथ त्रिपक्षीय संबंध, त्रिपक्षीय वार्ता, एक्सरसाइज मिनीलैटरल, अलग अलग इंडो पैसिफिक बाई मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, सॉफ्ट पावर को बढ़ावा देना जैसे प्रोजेक्ट मौसम, एक्ट ईस्ट पॉलिसी, सागर इत्यादि वहाँ पर लॉन्च किया गया, यानी इस क्षेत्र में सभी के लिए सहयोग, ठीक है। हालांकि कुछ चैलेंजेस भी होंगे। अब देखिए चैलेंजेस क्या क्या थे। नौसैनिक क्षमता और सैन्य क्षमता ठिकाना हमारा कम है, विकास की गति हमारी कम है, समुद्री पायरेसी और चीन की बढ़ती प्रभुत्व, ग्रे एंड डार्क शिपिंग की समस्याएं आती है, सहभागियों के बीच में निश्चित सहमति का अभाव है, संरक्षणवादी प्रवृत्ति ज़्यादा है, बैड कनेक्टिविटी है, इस वजह से, ठीक है। अब हमें करना क्या चाहिए, वे फॉरवर्ड में द्विपक्षीय क्षेत्र का सामरिक यूज करना चाहिए। कमज़ोर देशों के लिए, जो इंडो पैसिफिक रीजन में है, कमज़ोर देशों के लिए सॉफ्ट डेट, ताकि चाइना के डेट ट्रैप को कम किया जा सके। क्वाड प्लस जैसे नवोन्मेषी तंत्र बनाना चाहिए। हो गया, इत्यादि कर लेंगे। इसके बाद देखते हैं क्या है, बीआरआई। बीआरआई नहीं पूछेगा, बाकी देख लीजिए बीआरआई क्या है, पूछेगा नहीं ऐसे। इसका समस्या इसके साथ क्या आता है, अपारदर्शी प्रवृत्ति है, साइज ऑन टर्म एंड कंडीशन डिटेल की जानकारी नहीं दिया है चाइना ने। ये डेट ट्रैप की समस्या, जैसे श्रीलंका में हम्बन टोटा बंदरगाह देख ही सकते हैं। धीमी प्रगति है, भ्रष्टाचार, श्रम कानून इत्यादि का ये सब का अभाव है, पर्यावरण संबंधी समस्या आती है। अब ठीक है, उसके बाद भारत पीओके सिंजियांग बलूचिस्तान की समस्याएं भी है। एसडीजी को लेकर कोई नया विचार नहीं दिया गया है इसमें, ठीक है। ये चाइना का बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने की एक नीति है। एशिया यूरोप अफ्रीका कनेक्टिविटी बढ़ेगा लैंड और मैरीटाइम के द्वारा, ठीक है। भारत द्वारा प्रोजेक्ट मौसम और सागर इंडो पैसिफिक रीजन में तैयार किया गया है, ठीक है। हो गया, खत्म हो गया ना। तो आप लोग पीसीएस यात्रा का टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।